मैंने आपको अभी बताया कि मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। चलिए हम एग्जाम्पल की बात करते हैं कि कैसे ये एग्जाम्पल होगा। क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है उसके बारे में हम कहते हैं सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। अभी जैसे जब भी हम पिटीशन लगाते हैं कोर्ट में तो क्या होता है कि 50 पन्ना 100 पेज का इस तरीके का लिखा हुआ रहेगा कि ये चीज ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। लेकिन कोर्ट क्या करता है, उस 50 पन्ने को वो 2-4 क्वेश्चन में फ्रेम कर देता है। उसी को कहते हैं कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। चाहे आप 50 पेज लिख दिया उससे फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली कोर्ट ये डिटरमिन करता है कि हमें आखिर उसको क्या आंसर करना है, उसको क्या फाइंड करना है, ये चीज। जैसे अभी मैं एग्जांपल देता हूं। अभी एक वकील साहब का दिल्ली में ही कोई पुलिस वाले ने, एसडीएम जो साहब थे, उन्होंने चालान काट दिया। चालान इसलिए काटा क्योंकि मास्क उन्होंने नहीं लगाया था। मास्क क्यों नहीं लगाया था? क्योंकि वो अपने प्राइवेट व्हीकल में अकेले एलोन ट्रैवल कर रहे थे, अपने ऑफिस जा रहे होंगे, अपने चैम्बर जा रहे होंगे, जिसमें क्या हुआ कि पुलिस एसडीएम के कहने पे उनका चालान काट दिया। वकील साहब ने पूछा कि साहब आप किस लॉ के अकॉर्डिंग मेरा चालान काट रहे हैं, आप मुझे लॉ दिखाइए। पुलिस वाला बोला कि साहब मुझे इतना लॉ नहीं पता, साहब एसडीएम साहब ने मुझे बोला है कि चालान काटना है क्योंकि आपने मास्क नहीं लगाया है। तो बोले एसडीएम को बुलाइए। एसडीएम साहब आइए, आए वहां। एसडीएम साहब से बोला कि साहब आप दिखा दीजिए मुझे कोई ऐसा लॉ जो ये कहता हो कि यदि अकेले में बंदा हो और कार में बैठा हुआ हो, उस सिचुएशन में आप चालान काटने के हकदार हैं। एसडीएम साहब को ऐसा लॉ नहीं मिला। हालांकि उन्होंने खोजने का प्रयास किया, उन्होंने कोई भी ऐसा लॉ नहीं पाया। ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल में पाया, ना तो स्टेट गवर्नमेंट के रूल में पाया, ना ही उनको किसी और लॉ को वो दिखा सके। तो वकील साहब बोले कि देखिए ये गलत चीज है, आप ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन तब तक जो एसडीएम थे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो वो ईगो में आ गए कि ऐसे कैसे, अब तो काट के ही रहेंगे। उन्होंने चालान तो काट दिया, 500 रुपए का चालान काट दिया। चालान का जो पुर्जा होता है, जो पर्ची होता है, वो पर्ची लॉयर ने मांग लिया उनसे, ठीक है, 500 रुपया उनको दे दिया। और दूसरे ही दिन उसको माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही कि ये जो चीज है, ये जो एसडीएम ने किया है कि मैं अकेले जा रहा हूं, सफर कर रहा हूं अपने व्हीकल में, अपने प्राइवेट व्हीकल में, तो ये चालान कैसे काट दिया जबकि कोई लॉ ही नहीं है। और यदि लॉ नहीं है तो चालान ये कैसे काट सकता है? क्योंकि हर किसी को लॉ के अकॉर्डिंग चलना होगा। अब जो इतना सारा राम कहानी हुआ कि ये कहां हुआ, कौन काटा, एसडीएम था, पुलिस था, कोर्ट को उससे मतलब नहीं है। कोर्ट अब इसको पूरे कहानी को एक ही क्वेश्चन में चेंज कर देगा। क्या क्वेश्चन होगा? कुछ इस तरीके का हो सकता है कि क्या कोई भी व्यक्ति अपने प्राइवेट व्हीकल में मास्क लगाना जरूरी है या नहीं, या फिर उसको दूसरे शब्द में कहें तो कह सकते हैं कि क्या जो प्राइवेट जो व्हीकल है, प्राइवेट व्हीकल है, वो पब्लिक स्पेस है या प्राइवेट स्पेस है। बस इतना ही पूछेगा। यदि ये सामने आता है तथ्यों के बाद कि जो प्राइवेट जो व्हीकल है जिसमें जा रहे थे वकील साहब, वो एक प्राइवेट स्पेस है, उस सिचुएशन में हो सकता है स्टेट को मुआवजा देना पड़े। उस पार्टिकुलर ऑफिसर जो एसडीएम थे उनका फिर हालत खराब हो जाएगा फिर उसमें। लेकिन अब ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होता क्या है, कैसे डिटरमिन होता है। ये 50-100 पन्ने का इन्होंने पिटीशन लगाया होगा, लेकिन क्वेश्चन क्या बन रहा है? सिर्फ एक क्वेश्चन बन रहा है। क्या क्वेश्चन है कि क्या जो कार है, कार एक प्राइवेट स्पेस है या पब्लिक स्पेस है? ठीक है, कार में आप अकेले हैं तो किसको होने का खतरा है यहाँ पे? कोविड। मास्क क्यों पहना जाता है? ताकि दूसरे को ना हो। जब आप प्राइवेट स्पेस ये हो गया, अब घर में यदि मान के चलो कि अब पुलिस आ जाए मेरे घर पे, अभी मैं क्लास ले रहा हूं और वो कहे कि सर आपने तो मास्क ही नहीं लगाया है, ये लो जुर्माना आपको देना पड़ेगा, 500 रुपया काट दिया, तो मैं क्या करूंगा? मजबूरन कोर्ट जाना पड़ेगा कि भाई ऐसे यदि घर के सारे लोग के घर जाकर के तुम मास्क चेक करने लगो फिर तो हो गया। घर में क्यों नहीं आते हैं वो? क्योंकि ये प्राइवेट स्पेस है। प्राइवेट स्पेस पे हम चाहे घर में मेरे 50 लोग हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरी मर्जी, मैं नहीं लगाऊंगा। मैं पब्लिक स्पेस पे तो नहीं गया ना। पब्लिक स्पेस में आप काटिए, कोई मना नहीं है, ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, घर में नहीं काट सकते। तो यदि घर में इसलिए नहीं काट रहे क्योंकि ये प्राइवेट स्पेस है। यदि ये प्रूफ हो जाए कि यदि सिंगल पर्सन अपने कार में ट्रेवल कर रहा है, वो यदि प्राइवेट स्पेस है, तो वहां भी नहीं कर सकते आप। क्वेश्चन ऑफ लॉ ये है,
ना कि पूरा कहानी, आपको पूरा कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आप बड़ा बड़ा केस पढ़ेंगे ना 1,000 पन्ने का, आपको रेशियो डायरेक्ट, आप यदि एक्सपीरियंस हो जाएगा तो डायरेक्ट आप उसी पैराग्राफ में जाएंगे जो पैराग्राफ आपके लिए जरूरी होगा, जिसमें डिसीजन होगा। डिसीजन तो 1-2 पैराग्राफ में ही होगा ना, चाहे वो कितना ही लेंदी जजमेंट क्यों ना हो। तो लॉयर को आदत हो जाता है, वो पकड़ लेते हैं। तो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ की यहाँ पे बात वही कर रहा है। तो हमेशा क्या होता है, जब भी पिटीशन दायर किया जाता है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है क्वेश्चन ऑफ लॉ में, और उसके बाद उसको कोर्ट उसी के अकॉर्डिंग काम करती है। अभी इस केस में क्या होगा वो तो बात की बात है, लेकिन यदि ये होता है कि प्राइवेट स्पेस कार है तो उस सिचुएशन में इनको वो देना जरूरी नहीं होगा। ठीक है। ये आप जो कह रहे हैं इग्नोरेंसिया जुरिस नॉन एक्सुसेट, ये एक अलग चीज है। ये कहता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। मतलब ये हुआ कि यदि आप लॉ नहीं जानते हैं, लॉ यदि नहीं जानते हैं तो ये डिफेंस नहीं ले सकते कि मुझे लॉ नहीं पता था। मान के चलिए एग्जांपल आपने चूंकि पूछा है चैट बॉक्स में इसलिए मैं बता रहा हूं। मान के चलिए कि आपने किसी का रेप कर दिया और आपको लगा कि ये चीज करना रेप नहीं है, ये तो कॉमन चीज है, आपने कर दिया ऐसा। जब आप पे मामला चला, कोर्ट में गए, तब आप कोर्ट से कहते हो कि साहब मैंने ये जो किया काम, ये तो कॉमन चीज है, हमारे कंट्री में तो अलाउड है ये चीज। ठीक है, कोई दूसरे कंट्री से आप यहाँ आए हैं इंडिया में और ऐसा किया, हमारे कंट्री में तो कॉमन है, कोई इशू नहीं होता इसमें, आप यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसे कर रहे हो, तो ये चीज मुझे नहीं पता था, आप मुझे माफ कर दो। कोर्ट बोलेगा नथिंग डूइंग। आपको पता है नहीं पता है उससे फर्क नहीं पड़ता, यदि नहीं पता है तो पता होना चाहिए था। इसीलिए कहते हैं कि इग्नोरेंसिया जुरिस नॉन एक्सक्यूसेट, मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, या फिर यूं कहें कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेस नन, किसी को एक्सक्यूज नहीं कर सकता, लेकिन इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एक्सक्यूज होता है। कभी कभी हम बाद में इसके बारे में एडवांस रूप में चर्चा करेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अपीलेट जुरिडिक्शन की बात हमने कर ली, 131 की बात हमने की। ओरिजिनल जुरिडिक्शन में हमने ये बताया कि इंडिविजुअल को यदि प्रोसीड करना रहे सुप्रीम कोर्ट में तो इंडिविजुअल किस तरीके से अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। बड़ा आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है, काफी पैसा लगता है, 10 लाख रुपया लग जाएगा आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, इतना आसान नहीं है। तो इसमें बहुत सारा टेक्निकलिटीज भी होते हैं, एओआर को करना पड़ेगा, बढ़िया वकील होना चाहिए, सारे वकील यहाँ काम नहीं कर सकते, इन तमाम चीजों का प्रॉब्लम है। इसीलिए आर्टिकल 32 में जब हम जाते हैं तभी जाते हैं जब ग्रेवियस मैटर हो, जब हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेशन हुआ हो। यदि फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हुआ आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये तो आगे ये क्या हो गया, इसको जस्ट वेट, कुछ प्रॉब्लम हो गया है, चल नहीं रहा है ये। ठीक है, अब दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोग को, कोई दिक्कत? यस सर, नो सर। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने आर्टिकल 32 की बात कर ली, ये सारी चीजों को हम बड़े एलैबोरेशन, बहुत एलैबोरेट रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आप इतना ही समझिए। ठीक है, substantial question of law as to the interpretation of constitution. Substantial question of law as highlighted above cannot question of law or fact on which the existence or extent of legal rights can be adjudicated. मतलब कह रहा है कि जो हम सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं उसमें हम यही देखते हैं कि आखिर जो आपका लीगल राइट है वो वायलेट हुआ या नहीं हुआ। यदि लीगल राइट वायलेट हुआ है उस सिचुएशन में आपको जो भी कंपनसेशन की बात करें या किसी को पनिश करने की बात करें वो हो जाएगा। तो सबसे पहला जो काम होता है कोर्ट का ये देखने का कि लीगल राइट का वायलेशन हुआ या नहीं हुआ। ये जैसे ही पता लग जाएगा आगे का काम आसान हो जाता है। कहता है कि अपार्ट फ्रॉम लिस्टेड appellate power of the court, the Supreme Court is also vested with wide appellate jurisdiction over all courts and tribunals as provided in Article 136 of the Constitution. Article 136 में पावर दिया गया है स्पेशल लीव पिटीशन का। मतलब स्पेशल, देखिए जब हमने बात की ओरिजिनल जुरिडिक्शन की, हमने बात की आर्टिकल 32 की, अब कुछ ऐसे भी आर्टिकल जैसे 133 है, 144 है, जिसमें हम सिविल मैटर के लिए अलग से अपील करते हैं, क्रिमिनल मैटर के लिए अलग से अपील करते हैं।
इन सब के अलावा भी एक आर्टिकल है 136 जिसमें हम स्पेशल लीव पिटीशन करते हैं। जैसे मान के चलिए अभी निर्भया वाला जो केस था, जिसमें क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने इनको कन्विक्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको कन्विक्ट कर दिया, उसके बावजूद भी ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट में गए। जैसे हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के डिसीजन को इन्होंने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, किस ज्यूरिसडिक्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं चैलेंज, बताइए आप लोग। ओरिजिनल जुडिक्शन। और सारे लोग बताइए भाई। सर एपेलेट जुरिडिक्शन। और दूसरे लोग, और कोई बताना चाहेगा? एपेलेट जुरिडिक्शन। और किसी को और कुछ लगता हो? मेरे भाई जो आप बोल एपेलेट जुरिडिक्शन है। तो आप बोल रहे हो ओरिजिनल जुरिडिक्शन, तो आपने नहीं समझा ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब क्या होता है। मैं कह रहा हूं कि निर्भया वाले केस में यदि दिल्ली हाई कोर्ट ने बोल दिया कि इनको फांसी दो, इस चीज को चैलेंज करना है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन किस जुरिडिक्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे? ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अकॉर्डिंग नहीं जा सकते। ये अपेलेट अपील कर रहे हो ना आप, अरे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हो ना आप, अपेलेट जुरिडिक्शन में जाओगे ना? क्या बात कर रहे हो? यस सर। ऐसे काम चलेगा ऐसे? ठीक है, तो ये हम जाएंगे। इन्होंने क्या कहा है चैट में, ओरिजिनल नहीं होगा सर, ओरिजिनल नहीं होगा। मैंने आपको बताया ना कि हाई कोर्ट से जब जाते हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट, अभी तो बताया इतना बढ़िया से, ये लाइन बताया ना, द अपेलेट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी इन्वोक्ड बाय द सर्टिफिकेट गारंटेड बाय द हाई कोर्ट। क्यों गारंट करेगा हाई कोर्ट? हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग जाओगे तब ना, हाई कोर्ट के बाद जाओगे तभी ना गारंट करेगा। उस सिचुएशन में अपेलेट जुरिडिक्शन होगा। ओरिजिनल कैसे बोल रहे हो? आपको समझ में नहीं आ रहा क्या कहानी? क्या प्रॉब्लम है? किसको समझ में नहीं आया? अरे ओरिजिनल आ गया, चलो ठीक है। ठीक है, तो हम गए वहां पे सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ ठीक है इसको फांसी लगाओ, लेकिन उसके बावजूद भी हमने चैलेंज किया फिर से उसी के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, बाद में हम बताएंगे कि कितने लेवल पे चैलेंज होता है। तो वो हम कैसे करते हैं? स्पेशल लीव पिटीशन, एसएलपी कहते हैं। उसके बाद भी हम चैलेंज कर सकते हैं रिव्यू पिटीशन में, उसके बाद भी चैलेंज कर सकते हैं क्यूरेटिव पिटीशन में, उसी सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो ये अलग टेक्निकल चीज है, आगे हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, अब ये हो गया 136 पे, आप याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है 136। एसएलपी कहते हैं, एसएलपी कहीं लिखा हुआ होगा इसमें जरूर। देखिए, अंडर इट्स डिस्क्रिशन द कोर्ट मे ग्रांट अ स्पेशल लीव टू अपील एंड रिसीव एनी जजमेंट डिक्री डिटर्मिनेशन सेंटेंस और ऑर्डर in any cause or matter passed or made by any court or tribunal in the territory of India। अब ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को यदि ऐसा लगता है कि उसके द्वारा जो अपील में लाया गया था वो गलत दे दिया डिसीजन, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गया होगा, तो इनके पास और भी ऑप्शन है, स्पेशल लीव पिटीशन कर दें। स्पेशल पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, हालांकि ये डिस्क्रिशनरी पावर होता है, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट होता है, वो चाहे तो एडमिट करे चाहे तो नहीं करे एडमिट। लेकिन यदि कोर्ट को लगता है कि अपरेंट है, कोई फॉल्ट हो गया है, अपरेंट फॉल्ट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, ऐसा लग रहा रिकॉर्ड को देखने से कुछ गड़बड़ी हुआ है, उस सिचुएशन में दोबारा सुधारा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट सुधारेगा 136 के अंदर। इसमें भी यदि आपके अगेंस्ट कर दिया फिर भी रिव्यू करा सकते हो। रिव्यू अभी अयोध्या वाला आया ना, तो बोलना था कि रिव्यू हमको कराना है, रिव्यू करा सकते हो, उसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन लगा सकते हो, ऑप्शंस होते हैं, बाद में हम इस पे डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। अभी के लिए इसमें याद कर लीजिए कि 136 जो आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो एसएलपी है, स्पेशल लीव पिटीशन की हम बात इसमें करते हैं। ठीक है, स्पेशल लीव टू अपील एंड रिसीव एनी जजमेंट डिक्री, ये सब चीज हो गया। बिसाइड बीइंग द एडजुडिकेटर एंड इंटरप्रेटर, जो मैंने पहले बात किया ना अभी कि सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाता है, अपेलेट, इंटरप्रेटर एंड एडजुडिकेटर, मैंने बता दिया ये सारी चीजें। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो फंक्शन एज एन, क्या फंक्शन करता है? एडवाइजर, एडवाइज करता है। किसको एडवाइज करेगा, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। आर्टिकल 143 में एडवाइजरी जुरिडिक्शन की बात करता है। देखिए आप लोग नोट करते जाइएगा कि कितने तरीके का जुरिडिक्शन मैं यहाँ जो भी बता रहा हूं उसको नोट करते जाइएगा, कहानी नहीं है, यदि कहानी सिर्फ सुनेंगे तो प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो एडवाइजरी जुरिडिक्शन क्या है? इसमें कहते हैं कि हम किसी को एडवाइस देंगे। किसको एडवाइस देंगे? क्या एडवाइस देना जरूरी है? यदि नहीं देंगे तब क्या होगा? क्या कंपेल किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देने के लिए? ये तमाम चीज जो क्वेश्चन है आपके दिमाग में
उठना चाहिए। देखिए क्या कहता है, कोर्ट्स एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में बी सॉट बाय द प्रेसिडेंट। किसके द्वारा लिया जा सकता है? माननीय महामहिम राष्ट्रपति यदि चाहें तो कोर्ट से क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे एडवाइस चाहिए, आप मुझे एडवाइस दीजिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, उनके पास पावर है। क्वेश्चन में रहेगा कि एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में कौन ऐसे व्यक्ति हैं, कौन ऐसे डिग्निटरी हैं जो एडवाइस मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। ऑप्शन में रहेगा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द हाउस या कुछ और रहेगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर यदि मांगेगा ना तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं देने वाला एडवाइस। ठीक है, प्रेसिडेंट यदि मांगेंगे तो प्रोविजन है, वो चाहे तो एडवाइस दे सकता है, चाहे तो नहीं भी दे सकता है, चाहे तो डिस्कार्ड कर सकता है। कैसे करेगा उसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है, कोर्ट्स एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में बी सॉट बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 143। याद कर लीजिएगा, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, दिस प्रोसीजर इज टर्म्ड एज प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। इसको क्या कहते हैं? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी कहते हैं। क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इज मेंशन्ड इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तब भी आपको यही टिक करना है। इसलिए दोनों नाम है, नोट करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। द प्रोसीजर इज टर्म्ड एज प्रेसिडेंशियल रेफरेंस एंड इज रिकॉग्नाइज्ड एज द एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। क्या कहते हैं इसको? एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देता है किसी को, इसीलिए ऐसा कहते हैं। क्या है इसमें? अंडर दिस स्कीम, देखिए ध्यान से समझिएगा ये पूरा बात। अंडर दिस स्कीम प्रेसिडेंट में रेफर एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्या है क्वेश्चन ऑफ लॉ? ये सारी चीज मैं बता दिया हूं। अंडर दिस स्कीम प्रेसिडेंट में रेफर एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। कोई ऐसा चीज, कोई ऐसा फैक्ट जो पब्लिक में इंपॉर्टेंस का हो, जिससे पब्लिक एट लार्ज जो है ना अफेक्टेड हो। यदि ये बात सॉल्व नहीं हो तो पब्लिक एट लार्ज क्या होगा? उनका नुकसान होगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? प्रेसिडेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से आग्रह कर सकते हैं कि मुझे इस चीज में एडवाइस दीजिए, एडवाइस चाहिए। कैसा कैसा एडवाइस हो सकता है? क्वेश्चन ऑफ लॉ पे हो सकता है, कुछ ऐसा चीज, कुछ लॉ का ऐसा चीज जो प्रेसिडेंट को समझ में नहीं आए, उनको जरूरत है जानने का, क्योंकि उसको जानेंगे तभी वो डिसीजन ले सकते हैं। उस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट उनको असिस्ट करता है, एडवाइस करता है। ठीक है, लेकिन कोई दूसरा नेता रहे, चाहे प्रधानमंत्री रहे, एमपी रहे, एमएलए रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं दिया जाएगा उसको। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है एक तरीके से। ठीक है, आगे देखिए क्या है। एडवाइस अंडर दिस स्कीम प्रेसिडेंट में रेफर द एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। हाउएवर, अब देखिए यहां समझिए, हाउएवर इट इज नॉट बाइंडिंग। क्वेश्चन ये रहता है कि क्या एडवाइजरी जुरिसडिक्शन बाइंडिंग है? क्या देना ही पड़ेगा क्या? आंसर इज नो। हाउएवर इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट टू आंसर क्वेश्चंस रेज्ड इन रेफरेंस। यदि 5 क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा भेजा गया लिख करके कि ये 5 सवाल का आंसर चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि 5 सवाल का आंसर करे सुप्रीम कोर्ट। हो सकता है 2 का ही करे, हो सकता है 3 का करे, हो सकता है 4 का करे, हो सकता है 5 का कर दे, या हो सकता है 1 भी ना करे। डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट को। यदि उनको लगता है कि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, यदि उनको लगता है ये लॉ, ये जो बात इन्होंने की है वो फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है, तब वो क्वेश्चन करेगा। यदि उनको लगता है कि ये नहीं है क्वेश्चन ऑफ लॉ, या फिर ये जो पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात नहीं है, तो हो सकता है उसको रिप्लाई ना करे। बाइंडिंग नहीं है, मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं। It is not binding on the Supreme Court to answer questions raised in the reference. In the last more than 60 years, only a handful of references have been made. कुछ बार किया गया है इसमें, ठीक है, रेफरेंस किया गया है, कुछ बार रिजेक्ट भी किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कुछ बार इनको सजेशन भी दिया गया है, एडवाइस भी दिया गया है। द सुप्रीम कोर्ट कैन रिफ्यूज, देखिए क्या कह रहा है, द सुप्रीम कोर्ट कैन रिफ्यूज टू प्रोवाइड इट्स एडवाइजरी ओपिनियन इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट द क्वेश्चन जो पूछा गया उनसे, द क्वेश्चन आर इधर सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन नेचर। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछ दिए उनसे जो माननीय अदालत को ऐसा लगता है कि ये जो है ये क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस नहीं है, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, ये कुछ सोशियो इकोनॉमिक रेफरेंसेस के विषय में है, या फिर पॉलिटिकल इन नेचर है, पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व है, उस सिचुएशन में कोर्ट उनको नहीं देगा। तो ये बाइंडिंग नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, जब हम लेजिस्लेचर की बात करते हैं और जब हम जुडिशरी की बात करते हैं,
तो ये एक पैरेलल इंस्टीट्यूशन है, ये एक ही लेवल का इंस्टीट्यूशन है। हालांकि ये बात अलग है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी पे ज्यादा ट्रस्ट दिखाया, बहुत ट्रस्ट दिखाया है इन दोनों को, उसके टर्म में कम वो दिया है, ट्रस्ट दिखाया है। लेकिन यही कह रहा है कि यदि एग्जीक्यूटिव का हेड कौन है, प्रेसिडेंट है, यदि इनको कुछ समझ में नहीं आया तो ये हेल्प करेगा, क्योंकि ये जो जुडिशरी है वो लॉ का जानकार है। लेकिन क्या ये जो भी पूछेगा ये मानना पड़ेगा इसको क्या, क्योंकि एक ही भाई है, एक तरीके से एक ही लेवल का है, तो बोला नहीं ऐसा क्या है, तो बाइंडिंग नहीं होगा। क्या होगा, इसकी मर्जी। यदि इसको लगता है कि ये पूछ रहा है तो ठीक पूछ रहा है, ठीक सवाल है तो ठीक है। यदि इनको ऐसा लगता है कि नहीं ये सवाल कुछ पॉलिटिकल नेचर है और कुछ और पर्पस के लिए जानबूझ करके पूछा गया है, होता है ना कई बार क्या होता है कि जो काम आप सीधा नहीं होता उसको टेढ़े रूप से आप घुमा के करते हैं। ठीक है, मान के चलो जैसे कि कोई एक्ट पास करना है, ठीक है, अब उस एक्ट पास करना है, लेजिस्लेचर को देखो कैसे टेढ़ा होता है वो मैं बताता हूं। ये लेजिस्लेचर को एक एक्ट पास करना है, अब इसमें इनको डाउट है कि ये यदि हम डायरेक्ट यहां से पास करेंगे लेजिस्लेचर से तो हो सकता है कि इसमें बहुत ज्यादा अपोजिशन होगा। तो ये एक चाल चलते हैं, ये क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव को बोलते हैं। ये एग्जीक्यूटिव कौन है, प्रेसिडेंट साहब को बोलेंगे मोदी जी, प्रधानमंत्री, कि ऐसा कीजिए, आपके पास तो पावर है, आप ऐसा कीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट को ये वाला चीज दे दीजिए, देखते हैं उनका क्या प्रक्रिया रहता है। ठीक है, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, लेकिन ये क्या कर दिया, ठीक है, इन्होंने रेफर कर दिया सुप्रीम कोर्ट को कि आप इसमें बताइए कि ये जो चीज है इसमें क्या होना चाहिए लॉ के अकॉर्डिंग। अब ये यदि बता देते हैं और ये जो जैसे ही बताएंगे उसी के अकॉर्डिंग यदि ये बनाना चाहेगा तो इसको फायदा हो जाएगा, क्योंकि ये बार बार रेफरेंस लेंगे कि देखिए जुडिशरी ने बोला है, अब उस पर तो विश्वास कर लीजिए, तो इनका पास कराना आसान हो जाएगा। इसीलिए जैसे ही लगेगा जुडिशरी को ये क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, तो उसको बोलेंगे देखिए ऐसा है, मैं आपको नहीं देना, कुछ नहीं देना, वैसे रहने दो, पेंडिंग पड़ा रहेगा, नहीं दूंगा जवाब, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वो चीज है। लेकिन जहां पे पब्लिक इंपोर्टेंस की बात होगी वहां पे करेंगे वो। आगे बढ़ते हैं। सो फार वी हैव सीन द constitutional imperative that permit the Supreme Court to adjudicate and advise on disputes coming from the subordinate court, individual exercising writ jurisdiction and the President of India. In the recent year, the Supreme Court has relaxed its locus standi. ये क्या होता है ये मैं बताना चाह रहा हूं, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझने वाली बात है वो है लोकस स्टेंडाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी से समझ लीजिए, बाद में नहीं तो परेशानी होगी। लोकस स्टेंडाई क्या होता है ये मैं बताता हूं, लेकिन इससे पहले इसमें जो दिया गया है इसमें बोला कि अभी तक तो हम लोग देख लिए कि सुप्रीम कोर्ट के पास एडजुडिकेशन का पावर है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन है, किसी को एडवाइज कर सकता है प्रेसिडेंट साहब को, अपेलेट जुरिडिक्शन है, हम अपील कर सकते हैं वहां जाकर के, सुप्रीम जो लोअर कोर्ट के डिसीजन को हम अपील करते हैं, अपेलेट जुरिडिक्शन है। ये सब सारी चीजें समझ में आ गया। इंडिविजुअल्स भी जा सकते हैं रिट जुरिडिक्शन के अंदर, ये सब तो पढ़ लिया ना अभी हम लोग, आज ही की क्लास में पढ़े हम लोग कि आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग जा सकते हैं वो, तो ये सारी चीज तो देख लिए। लेकिन अब कह रहा है कि रिसेंट ईयर में क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट हैज रिलैक्स्ड इट्स लोकस स्टेंडाई प्रिंसिपल। क्या है लोकस स्टेंडाई, इसको हम समझते हैं, लेकिन पहले इसको पढ़ लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज रिलैक्स्ड इट्स लोकस स्टेंडाई मीनिंग द राइट ऑफ अ पार्टी टू अपीयर एंड टू बी हर्ड बाय अ कोर्ट and has permitted public spirited citizen and civil society organization to approach the court on behalf of the victim for better administration of justice. On other accounts, the court has on its own initiative started cases of public importance. Such instance, it has summoned and reprimanded state authorities for their apathy and lack of diligence इन रनिंग चाइल्ड केयर होम्स इन द स्टेट। अभी बिहार का केस आया था, चाइल्ड होम में रेप वाली जो बात हुई थी, रेप की घटनाएं हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कॉग्निजेंस लिया था, वही इसमें बता रहा है। इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा, अभी बस एक बार पढ़ो। ऑल दिस हैज बीन पॉसिबल थ्रू द जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म की बात कर रहा है, मैंने एक वीडियो बनाया है इस पे, जुडिशियल एक्टिविज्म ऑफ द सुप्रीम कोर्ट थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, PIL इसको बोलते हैं। दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन हैज बीन इन्वोक्ड ईदर थ्रू रिट और even by writing letters to judges whose modalities are maintained under the guidance of PIL enacted by the court। अब ये सारा चीज तो सब पढ़ लिया, लेकिन उस तरीके से समझ में आपको नहीं आया होगा। यहाँ पे आप इसको समझिए कि ये बता रहा है कि कोर्ट जो है
अभी तक सारा जुरिस्डिक्शन हमने पढ़ लिया, लेकिन बेसिकली आखिर कोर्ट हम कैसे जाते हैं, कोई भी व्यक्ति कोर्ट क्यों जाता है, इसके बारे में बात कर रहा है। यदि हमसे और आपका कोई डिस्प्यूट है, इसको छोड़ दीजिए, इसको बाद में हम पढ़ेंगे, पहले समझिए। यदि हमारा और आपका कोई डिस्प्यूट है तो क्या करेंगे, कौन जा सकता है? हमारा आपका डिस्प्यूट है तो कोर्ट कौन जाएगा, कोई बताइए। हमारा आपका डिस्प्यूट है तो कोर्ट कौन जाएगा? या तो आप जाओगे या मैं जाऊंगा। क्या और कोई बोल रहे थे, बताइए। जो सर पिटीशन फाइल करेगा वही जाएगा, और जो रिस्पोंडेंट होगा उसे बुलाया जाएगा। क्या क्या क्या? जो सर पिटीशन फाइल करेगा, मतलब जिसके अगर मेरा आपका डिस्प्यूट है, अगर मुझे जाना है कोर्ट तो मैं जाऊंगा, तो फिर आपको बुलाया जाएगा। मैं पिटीशन फाइल करूंगा तो मैं जाऊंगा कोर्ट, फिर आपको बुलाया जाएगा डिफेंडेंट। अरे मेरा पिटीशन छोड़ो भाई। हाँ बताइए बताइए। जिसको जस्टिस चाहिए सर, तो जो सीक जस्टिस। देखिए ऐसा है कि आपका और मेरा डिस्प्यूट है, ठीक है, तो क्या कोई तीसरा पर्सन जा सकता है कोर्ट? क्या हमारा आपका झगड़ा है, कोई तीसरा पर्सन जा सकता है कोर्ट क्या? आप जो जस्टिस की सीख करने की बात कर रहे हो ना, उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। हाँ सर, जा सकता है। जैसे एग्जांपल सर पढ़ा तो है सर, लेकिन वो ओपन सेशन में पढ़ा है सर। तो नहीं जा सकता सर, अगर सोशल मैटर हो तो जा सकता है। एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल दीजिए सर। जा सकते हैं, एक एक करके जो नहीं बोल रहे हैं उनको भी मौका दीजिए। हाँ सर जैसे हमारे लॉयर्स जा सकते हैं। लॉयर्स जा सकते हैं। जैसे निर्भया में उसका लॉयर गई थी निर्भया में। कोमल क्या बोल रही थी, दोबारा बताओ। सर जैसे लॉयर, जैसे मतलब हमारा जो केस लड़ रहा है, हमने जिसे मतलब अपॉइंट किया है हमारे केस के लिए, वो जा सकता है हमारे बिहाफ पे। पड़ोसी है आपका कोई, क्या नाम है, कोई आसपास पे घर में है पड़ोसी आपके घर के, नहीं कोई दूसरे वाले, बगल में कोई ना कोई होंगे ना? यस सर। आपसे मेरा कोई लड़ाई हो गया तो क्या वो पड़ोसी जाएंगे? क्या पड़ोसी जा सकते हैं कोर्ट? सर नहीं जा, उनको सर जवाब नो दो। सर। हाँ सर, एक और, या तो जैसे अगर जो मतलब जिससे आपसे अगर लड़ाई हुआ है, अगर वो आपके फेवर में है तो आपको वो विटनेस की तरह बुला सकता है, मतलब शायद। मैं बोल क्या रहा हूं, आप समझ क्या रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि दो व्यक्ति का ए और बी है, ये यहां देखिए, ए है और बी है, ये दोनों का डिस्प्यूट हो गया। यहां पे इसके पड़ोसी थे मिश्रा जी, मिश्रा जी यहां पे हैं देखिए, ठीक है, या शर्मा जी। तो ये दोनों तो ठीक है, बात समझ में आ गया। अब इसको बहुत मार मारा गया, इसको बहुत मार मारा गया, इसका थोबड़ा बिगाड़ दिया। अब क्या मिश्रा जी इसके बिहाफ पे कोर्ट जा सकते हैं क्या? नहीं सर, नहीं जा सकते। हाँ सर, जा सकते हैं। जा सकते हैं, क्यों? हाँ सर, जा सकते सर, क्योंकि इसको सर ऑफेंस हुआ है सर, इसने इसको देखा है, क्योंकि इसके लीगल राइट वायोलेट हुआ है, क्योंकि ये जा नहीं सकता, इसकी कंडीशन ऐसी है, ये नहीं जा सकता, तो उसके भी आप पे एम जा सकता है ना। सर जा सकता है अगर उसको लोकस सस्पेंड आए। सर गवाही देने तो जा ही सकता है। अरे भाई आपको पूछ क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हो? गवाही का नाम मैंने लिया तब से, 3 बार आपको मैं बोल दिया हूँ, आप क्यों नहीं समझ रहे हो बात? सर नहीं जा सकता। नहीं जा सकता सर, जिसका केस है वही जाएगा। यस सर। गवाही की बात हो रही है क्या? सर, गवाही के लिए तो डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया जा सकता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। गवाही की जब बात ही नहीं कर रहे हो, आप 3 बार बोल चुके हो गवाही गवाही गवाही। मैं मना कर रहा हूँ ना गवाही के बारे में, नहीं जब बोल रहा हूँ कि तो फिर क्यों? गवाही की बात हो रही है। यदि डिस्प्यूट होगा तो पहले कोर्ट जाएंगे तभी ना गवाही होगा मेरे भाई, पहले डायरेक्ट गवाही देते हो जाके कोर्ट में। अप्रोच करोगे ना कोर्ट को, तो अप्रोच कौन करेगा? ए करेगा या बी करेगा या एम भी कर सकता है? ए करेगा सर, या ए करेगा या बी करेगा, एम नहीं कर सकता सर। वही मैं पूछ रहा हूँ, यही चीज को और भी लोग यदि सर एम तब कर सकता है जब पूरी गली का मैटर हो, मतलब ये पूरी एक सोशल, मतलब काफी सारे लोगों का बीच में आ रहा हो नाम, तो एम कर सकता है सर अप्रोच। ठीक है। जैसे इसको छोड़िए, आप इसको क्रिमिनल ऑफेंस को छोड़ दीजिए,
आप एक बिजनेसमैन है, ठीक है, आपका मान के चलिए कि आपका मास्क का बिजनेस है, ठीक है। ए ने ए का क्या है, बिजनेस है मास्क बनाने का, ठीक है। बी जो है बोला कि हमको 10,000 मास्क चाहिए इस डेट को, आज जो भी डेट है, आज कितना डेट है 27 को, 10,000 मास्क चाहिए। अब ये क्या कर दिया, ये लेने से इनकार कर दिया। जब 27 तारीख को ये डिलीवर करने के लिए गया, बोला ना 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 नहीं लेंगे जी, मेरा काम हो गया है। समझ में आ गया? अब क्या बोला गया कि नहीं लेंगे, मेरा काम हो गया है। अब बताइए कि क्या ये जो इसका और ये जो एम है, एम जो है ये इसका ड्राइवर है, एम जो है ए का ड्राइवर है, क्या एम जा सकता है कोर्ट? नहीं जा सकता सर। नो सर। एम पे जाएगा, एम नहीं जाएगा। वही चीज मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। ए जा सकता है। हाँ, ए तो जब भी हम कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट सबसे पहले ये पूछता है कि डू यू हैव लोकस स्टैंडाई, आप किस लोकस से यहां आए हैं, किस काम से आए हैं, क्या आपका कोई लीगल राइट वायलेट हुआ है क्या? और यदि आपका लीगल राइट नहीं वायलेट हुआ तो अपना काम कीजिए, जाइए पान वान खाइए बाहर जाकर के, कोर्ट में क्या कर रहे हैं? तो आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे पड़ोसी का हुआ। अरे भाई पड़ोसी को भेजो ना, तुम क्यों उतना लोड ले रहे हो, जाओ पड़ोसी को भेज दो, तुम कौन होते हो करने वाले? सबसे पहले यही पूछा जाता है कि क्या आपका लोकस स्टैंडाई है इस केस में या नहीं, क्या ये केस आपके लायक है भी या नहीं, आपके लिए है भी या नहीं, आप पार्टी है भी या नहीं। यदि है तो ठीक है, ये आप कोर्ट को शो करेंगे सबसे पहले कि यस मिलॉर्ड आई हैव लोकस स्टैंडाई ऑन दिस पार्टिकुलर केस, दिस पार्टिकुलर मैटर, और इसीलिए मैं अप्रोच किया हूं। यदि ए का नुकसान हुआ है, ए का मास्क नहीं लिया गया है, तो एम कौन होता है, सी कौन होता है, बी कौन होता है? बी तो चलो इससे लिया है, जेड कौन होता है, कौन होता है, ये आसपास वाले कौन है, क्यों जाएंगे? इनका कोई लीगल राइट वायलेट हुआ है क्या? और नहीं हुआ तो क्यों जाएंगे ये कोर्ट? नहीं जा सकते। सबसे पहले यही पूछा जाता है कि लोकस स्टैंडाई आपका है या नहीं है। वही चीज जो है लोकस स्टैंडाई यहां पे बता रहा है, ठीक है। अब यूजुअली ये बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ फॉलो होता है कि लोकस स्टैंडाई आपका होना ही चाहिए, तभी आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे लोकस स्टैंडाई को के प्रिंसिपल को डाइल्यूट कर दिया गया है। डाइल्यूट कर दिया गया मतलब इतना हार्ड एंड फास्ट तरीके से नहीं देखा जाता। मतलब यदि यहां पे कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें जो पार्टिकुलर व्यक्ति जिसका लीगल राइट वायलेट हुआ है, फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, जो भी चीजें हुआ हो, उसके अलावा कोई तीसरा भी जा सकता है, ये भी ऐसे ऑफेंसेस हैं। तो ये ऐसे केसेस मैटर्स होते हैं जिसमें लोकस स्टैंडाई के प्रिंसिपल को डाइल्यूट कर दिया जाता है। मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति का लीगल राइट वायलेट हुआ है वो नहीं भी जाए तो चलेगा, कोई तीसरा बंदा भी चला जाएगा तो भी काम हो जाएगा, कोई पड़ोसी भी चला जाएगा तो काम हो जाएगा। ये बात समझ में आया या नहीं आया? किसी को कंफ्यूजन है तब बताइए, आगे हम एग्जांपल देंगे तो और क्लियरिटी आएगी। आ गया सर, आ गया। आ गया? बड़ा जल्दी आ जाता है। हाँ जी सर। अब देखिए, अब ध्यान से समझिए। आप पूछोगे सर ठीक है बात तो समझ में आ गया, लॉजिकल आप बात कर रहे हो, लेकिन आप एग्जांपल तो दो, किसमें ऐसा होता है लोकस स्टैंडाई? कुछ एग्जांपल दो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं सर। हाँ बताइए। सर मैं दूं एग्जांपल? बताइए। सर जैसे मान लो अगर अब जैसे सर फार्मर्स का बिल आ रहा है, मतलब जैसे जो ये 3 बिल आए हैं, अगर सर जैसे इसके अंदर एमएसपी को हटाने की बात कर रही है गवर्नमेंट, और अगर सर मतलब जो एमएसपी है, जो गवर्नमेंट एमएसपी से जो सामान खरीदती है, जैसे गेहूं हो गया या फिर चावल हो गया, वो जो गवर्नमेंट है वो खरीदती है फार्मर्स से। एंड सर मान लो वो खरीदना बंद कर दे, गवर्नमेंट क्या करती है, उनसे वो खरीद के वो आगे जो गरीबों को बांटती है राइट टू फूड के अकॉर्डिंग। अगर बाई चांस गवर्नमेंट बांटना बंद कर दे, एमएसपी बंद हो जाए, तो जो राइट टू फूड है वो मतलब लोगों का एक फंडामेंटल राइट है, वो होगा वायलेट। और अगर मैं चाहूँ तो उनके बेस पर एक पीआईएल दाखिल कर सकता हूँ, मतलब मेरा काम नहीं है उसके अंदर, लेकिन जो मतलब राइट टू फूड में मैं नहीं आता, मैं मतलब अच्छा खासा कमा सकता हूँ, लेकिन मैं उनके बिहाफ पे मैं कोर्ट में पीएल दाखिल कर रहा हूँ कि भाई इनका जो राइट टू फूड है वो जो लो है वो मतलब उसका हनन हो रहा है। बिल्कुल सही बात है।
एक्चुअली ये जो लोकस स्टैंडाई का प्रिंसिपल है वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में डाइल्यूट हो जाता है। मतलब यदि मैटर पब्लिक एट लार्ज का है, उस सिचुएशन में कोर्ट आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपका क्या गया, आपका क्या नुकसान हो गया, आपका क्या राइट वायलेट हुआ। अरे मिलॉर्ड मेरा नहीं हुआ। लेकिन ये जो प्रिंसिपल है, ये जो काम हो रहा है, इस काम से हजारों लोगों की जिंदगी तबाह हो सकती है। और इसीलिए यहाँ पे यदि आप ये देखेंगे कि लोकस स्टैंडाई किसका है, तो फिर तो ये हो गया जस्टिस। जैसे एग्जांपल, अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करते हैं। अभी मुंबई में रातों रात पेड़ काटना इन्होंने शुरू कर दिया था, किया था ना। अभी मुंबई में पेड़ काट रहा था, मतलब रात के रात मेट्रो बनाने के लिए। उसके बाद एक लॉ स्टूडेंट क्या कर दिया, लेटर लिख दिया सीजेआई को, और उसी लेटर को बेस बनाते हुए इन्होंने पास कर दिया ऑर्डर कि पेड़ की कटाई का काम बंद करा जाए, जितना जल्दी हो सके नहीं काटा जाएगा। तो क्या उस लॉ स्टूडेंट का कोई नुकसान हुआ था क्या? वो लॉ स्टूडेंट कहीं और पढ़ रहा था, मुंबई में थोड़ी ना था। मुंबई वाले को नुकसान हुआ होगा, लेकिन ये तो लॉ स्टूडेंट कहीं और का था, वो कर दिया। जब कर दिया तो क्या उसका तो नुकसान कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि पेड़ काटने से बहुत सारे लोगों का जिंदगी स्टेक पे आ जाता है, उस सिचुएशन में हम लोकस स्टैंडाई के प्रिंसिपल को डाइल्यूट कर देते हैं। कोर्ट उससे नहीं पूछा कि तुम क्यों आ गए, कोर्ट तुम्हारा क्या गया, तुम क्यों अप्रोच करे हो। तो यहाँ पे जो पीआईएल की जब हम बात करते हैं तो लोकस स्टैंडाई के प्रिंसिपल को डाइल्यूट कर दिया जाता है। आपसे नहीं पूछा जाता है कि आपका नुकसान क्यों हुआ। लेकिन अपार्ट फ्रॉम पीआईएल को छोड़ दिया जाए, नॉर्मल सिचुएशन में हमेशा क्या होता है, लोकस स्टैंडाई को प्रूव करना पड़ता है कि हाँ मेरा और जो भी बंदा है उसका लीगल राइट को वायलेट हुआ है। कुछ और एग्जांपल हम देंगे इस लेक्चर के बाद। सपोज मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, बीवी और हस्बैंड में झगड़ा हो गया, बोलिए नहीं जी चाय नहीं बनाएंगे शाम में, हो गया झगड़ा हो गया। अब डिवोर्स के लिए चले गए कि नहीं हमें नहीं रहना तुम्हारे साथ, हमको तो वैसे वैसी वाइफ चाहिए जो हमें चाय बना करके दे बढ़िया सा, तुमको नहीं बनाना, जाओ मुझे नहीं करना, तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। अब उस सिचुएशन में हस्बैंड जाएगा कोर्ट या वाइफ जाएगी। अब कोई पड़ोसन है, पड़ोसन थोड़ी ना चल जाएगी, नहीं जा सकती है ना, ये इलॉजिकल है। आप समझिए बात को, इलॉजिकल लगेगा। पड़ोसन का क्या गया, तुम क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो, ये बीवी और उसका झगड़ा है तो तुम क्यों लोड ले रहे हो, तुम्हारा क्या गया। तो ये हस्बैंड और वाइफ में दोनों में से कोई जा सकते हैं, ना कि पड़ोसन। यूजुअली ऐसा होता है। लेकिन पीआईएल की यदि हम बात करेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात करेंगे, उसमें ये चीज नहीं चलता है, ये डाइल्यूट हो जाता है प्रिंसिपल को। आशा करते हैं